नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए राजनीति विज्ञान यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट दैट मीन्स भारतीय राजनीतिक चिंतन के हम लोग आज टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप सभी को पता होगा कि जो जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम होगा वह 29 मार्च को फाइनल किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन, जो लोग चाहते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया है तो मॉक टेस्ट लगाना, तो अभी आपको झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया 20 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल रहा है मात्र अभी 149 में। 10 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा और 10 मॉक टेस्ट आपको ऐप के अंदर ही PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो आप लोग वहां से तो प्ले स्टोर से आप लोग जाके झार शिक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको बुकलेट चाहिए के साथ आपको वीडियो रिकॉर्डेड भी चाहिए तो आप लोग झार शिक्षा के ऐप के थ्रू ही राजनीति विज्ञान का कंप्लीट कोर्स जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको बुकलेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट उसी में मिलेगा इंक्लूड, अलग से आपको मॉक टेस्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर सिर्फ आप लोग को बुकलेट चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस का अलग है और पेपर 1 का अलग से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 4 मुख्य स्रोत माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 स्रोतों में शामिल नहीं है? मनुस्मृति के अनुसार जो है वह धर्म के 4 मुख्य स्रोत माने गए हैं और उन 4 स्रोतों में इनमें से शामिल कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजाज्ञा, यानी कि राजा का आदेश जो है इसमें शामिल नहीं है। श्रुति वेद भी शामिल है, स्मृति भी शामिल है और सदाचार यानी सज्जनों का आचरण भी शामिल है, बट राजाज्ञा जो है ये शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 4 स्रोत हैं। कौन कौन? तो श्रुति दैट मीन्स वेद, स्मृति सदाचार यानी कि अच्छे लोगों का आचरण, और आत्मन स्तुष्टि यानी अपने अंतःकरण की संतुष्टि। प्राचीन भारतीय चिंतन में राजा कानून यानी कि धर्म का निर्माता नहीं, वह केवल वेदों और स्मृतियों में पहले से मौजूद धर्म का प्रवर्तक और रक्षक है। यद्यपि कौटिल्य ने राज शासन दैट मीन्स राजा के आदेश को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन मनुस्मृति धर्म यानी वैदिक नियमों को सर्वोच्च मानती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा द्वारा मंत्रियों दैट मीन्स अमात्यों की नियुक्ति से पहले उनकी निष्ठा और चरित्र की गुप्त रूप से जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? तो गुप्त रूप से जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? तो उसे उपाधा परीक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है? तो उपाधा परीक्षण कहा गया है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य ने सुझाव दिया कि किसी भी अमात्य को मंत्री पद देने से पहले उसे 4 प्रकार के प्रलोभनों या परीक्षणों से गुजरना चाहिए। उसमें से पहला है धर्मोपधा यानी कि धार्मिक निष्ठा का परीक्षण। दूसरा है अर्थोपधा यानी धन या भ्रष्टाचार का परीक्षण। तीसरा है कामोपधा यानी चरित्र या वासना का परीक्षण। और चौथा है भयोपधा यानी भय या साहस का परीक्षण। इन 4 परीक्षणों से किसी भी अमात्य को मंत्री पद देने से पहले गुजरना पड़ता है।
जो व्यक्ति इन सभी परीक्षणों में खरा उतरता था उसे ही सर्वोच्च मंत्री या तीर्थ नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में अर्थशास्त्र परंपरा और धर्मशास्त्र परंपरा के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है वो मुख्य रूप से राज्य कला और यथार्थवाद से संबंधित है, जबकि धर्मशास्त्र जो है वह नैतिकता और कर्तव्य पर केंद्रित है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति एक आदर्शवादी ग्रंथ है जो वर्णाश्रम धर्म और नैतिक कर्तव्यों पर बल देता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित है एक यथार्थवादी और व्यवहारिक ग्रंथ है जो इस बात पर केंद्रित है कि राजा को सत्ता कैसे प्राप्त करनी चाहिए, उसे कैसे बनाए रखना चाहिए और उसका विस्तार कैसे करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने तत्कालीन मुस्लिम समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों अशरफ और अजलाफ में विभाजित किया था। बर्नी के राजनीतिक दर्शन में इस विभाजन का क्या अर्थ था? तो अशरफ और अजलाफ का क्या अर्थ था? यानी कि अशरफ जो था शासक और शिक्षित वर्ग होने चाहिए, जबकि अजलाफ को सत्ता और शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। बर्नी जन्म आधारित कुलीन तंत्र यानी कि एरिस्टोक्रेसी का घोर समर्थक था, यानी कि प्योर समर्थक था। उसका मानना था कि ईश्वर ने अशरफों को शासन करने के लिए बनाया है। वह निम्न वर्ग दैट मीन्स अजलाफ के लोगों जैसे जुलाहों, नाइयों या दुकानदारों को राज्य के ऊंचे पद दिए जाने, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, का सख्त विरोधी था। क्या था? तो अजलाफ को ऊंचे पदों पर नियुक्ति का सख्त विरोधी था। कौन? तो बर्नी। अगला प्रश्न है, कबीर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी का मुख्य राजनीतिक निहितार्थ क्या था? तो सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी का राजनीतिक निहितार्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यह विभिन्न बोलियों का मिश्रण थी जिसने आम जनमानस के बीच संवाद स्थापित किया और अभिजात्य वर्ग के भाषाई एकाधिकार को तोड़ा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। कबीर ने जानबूझकर संस्कृत या फारसी जैसे दरबारी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया ताकि उनकी बात सीधे किसानों, जुलाहों और आम मजदूरों तक पहुंचे। भाषा का यह लोकतंत्रीकरण उनके सामाजिक समानता के दर्शन का ही एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी में पंडिता रमाबाई के जीवन की किस घटना ने रूढ़िवादी हिंदू समाज और राष्ट्रवादी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक को उनसे अलग कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंग्लैंड में उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण। इसके कारण जो था वह रूढ़िवादी समाज और राष्ट्रवादी नेताओं को उनसे अलग कर दिया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। रमाबाई जब मेडिकल शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गई तो वे ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने इसे राष्ट्र विरोधी और भारतीय संस्कृति का अपमान माना, जिसके बाद रमाबाई के संस्थानों जैसे शारदा सदन का कड़ा विरोध शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर के बीच हुए ऐतिहासिक
वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए या पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। यही इन दोनों के बीच मतभेद का मुख्य कारण था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। आगरकर का मानना था कि पहले समाज की कुरीतियों, जिसमें से बाल विवाह, छुआछूत को दूर किया जाना चाहिए, तभी देश प्रगति करेगा। इसके विपरीत तिलक का दृढ़ विश्वास था कि जब तक हम अंग्रेजों से राजनीतिक सत्ता यानी स्वराज वापस नहीं ले लेते, तब तक विदेशी सरकार को हमारे सामाजिक या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल, करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे एक पूर्ण व्यवस्था मानता हूँ, बल्कि इसलिए कि रोटी न होने से आधी रोटी होना बेहतर है, यानी हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। यह कथन किस भारतीय राजनीतिक विचारक का है? तो हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड, यह जो कथन है यह स्वामी विवेकानंद का है। किसका है? यह स्वामी विवेकानंद का है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह बात समाजवाद यानी कि सोशलिज्म के संदर्भ में कही थी। उनका मानना था कि हालांकि समाजवाद मानवीय स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है और यह कई आदर्श व्यवस्था नहीं है, मतलब यह जो है कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग भूखे हैं, वहां समानता लाने और भूख मिटाने के लिए यह पूंजीवाद से बेहतर विकल्प है। अगला प्रश्न है, टैगोर के किस प्रसिद्ध उपन्यास में स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान होने वाली राजनीतिक हिंसा, जबरन बहिष्कार और अतिवादी राष्ट्रवाद की कड़ी आलोचना की गई है? यह कौन सा उपन्यास है? तो घरे बायरे। कौन सा? तो घरे बायरे, द होम एंड द वर्ल्ड। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। घरे बायरे 1916 ईस्वी में टैगोर ने मुख्य पात्रों निखिल, जो शांत, तर्कसंगत और मानवतावादी है, और संदीप, जो एक आक्रामक, भावुक और उग्र राष्ट्रवादी नेता है, के माध्यम से राष्ट्रवाद की संकीर्णता को दर्शाया है। टैगोर ने संदीप के चरित्र के माध्यम से दिखाया कि कैसे राष्ट्रवाद अंततः सांप्रदायिकता और हिंसा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी के राजनीतिक दर्शन में राज्य की प्रकृति के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण था? तो राज्य की प्रकृति के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण था? उनका दृष्टिकोण था कि राज्य जो है हिंसा का एक केंद्रित और संगठित रूप है। राज्य क्या है? तो राज्य हिंसा का एक केंद्रित और संगठित रूप है जो व्यक्ति की आत्मा और स्वतंत्रता को नष्ट करता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनका मानना था कि व्यक्ति के पास एक आत्मा होती है, लेकिन राज्य एक आत्मा विहीन मशीन है जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बल और हिंसा का प्रयोग करता है। इसलिए वे राज्य की शक्तियों को न्यूनतम, दैट मीन्स ग्राम स्वराज करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो के दर्शन में विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है जो अंततः अतिमानस तक पहुंचता है? तो विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले क्या है? तो मैटर है, फिर प्राण यानी लाइफ है, फिर मन यानी माइंड है, और लास्ट में अतिमानस यानी कि सुपर माइंड है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरबिंदो की उत्कृष्ट रचना द लाइफ डिवाइन के अनुसार ब्रह्मांडीय विकास अचेतन पदार्थ यानी मैटर से शुरू होता है, फिर उसमें जीवन यानी लाइफ आता है, फिर चेतन या मन विकसित होता है यानी वर्तमान मानव स्तर पर, और इसके बाद
का अगला विकासात्मक चरण अतिमानस है, जहां मनुष्य एक दिव्य प्राणी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक या पुस्तिका में महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण, संपत्ति के अधिकार और तलाक के अधिकार की पुरजोर वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं गुलाम क्यों हुई, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पेरियार भारत के पहले ऐसे बड़े राजनीतिक नेता थे जिन्होंने 1920 और 30 के दशक में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और गर्भनिरोधों के उपयोग का खुलकर समर्थन किया था। उनका मानना था कि बार बार बच्चे पैदा करने की मजबूरी महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से दूर रखती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल के दर्शन में मर्द अ मोमिन की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो मर्द अ मोमिन की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक मनुष्य मतलब एक पूर्ण मनुष्य जो कर्मठ है, जिसमें खुदी जागृत है और जो अपनी नियति का स्वयं निर्माता है, उसी को बोलते हैं मर्द अ मोमिन। कौन? तो मोहम्मद इकबाल। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। इकबाल का मर्द अ मोमिन नीत्शे के सुपरमैन के विचार से कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन यह इस्लामी नैतिकता से बंधा है। मोमिन वह है जो अल्लाह का पूर्ण आज्ञाकारी था, लेकिन साथ ही वह इतना शक्तिशाली और चरित्रवान है कि वह दुनिया को अपने सांचे में ढाल सकता है। अगला प्रश्न है, 1920 के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय कांग्रेस में एम.एन. रॉय का व्लादिमीर लेनिन के साथ किस मुद्दे पर प्रसिद्ध वैचारिक टकराव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के प्रति कम्युनिस्टों के दृष्टिकोण पर। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लेनिन का मानना था कि उपनिवेशों में साम्राज्यवाद को हराने के लिए कम्युनिस्टों को गांधी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय बुर्जुआ यानी पूंजीपति नेताओं का समर्थन करना चाहिए। एम.एन. रॉय ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि बुर्जुआ नेता अंततः साम्राज्यवादियों से समझौता कर लेंगे, जैसा कि उनके विऔपनिवेशीकरण सिद्धांत में है। इसलिए कम्युनिस्टों को सीधे मजदूरों और किसानों का अपना स्वतंत्र आंदोलन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मजदूरों और किसानों का अपना स्वतंत्र आंदोलन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर ने हिंदू समाज के एकीकरण के लिए 7 बेड़ियों या बंधनों को तोड़ने का आह्वान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उन 7 बेड़ियों में शामिल नहीं था? तो 7 बेड़ियों में कौन शामिल नहीं था? तो भाषा बंदी जो था वह शामिल नहीं था, यानी कि केवल संस्कृत का प्रयोग करने की बात, ये जो शामिल नहीं था। बाकी बात स्पर्श बंदी ये भी शामिल था, रोटी बंदी ये भी शामिल था और वेद बंदी ये भी शामिल था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सावरकर जो थे हिंदू समाज के जातिगत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने जिन 7 बेड़ियों को तोड़ने की वकालत की थी वे कौन कौन थे? तो पहला स्पर्श बंदी यानी कि अनटचेबिलिटी थी। दूसरा था रोटी बंदी यानी इंटर डाइनिंग बैन। तीसरा था बेटी बंदी यानी इंटर मैरिज बैन। चौथा था व्यवसाय बंदी यानी कि बैन ऑन चूजिंग प्रोफेशन। पांचवा था सिंधु बंदी बैन ऑन क्रॉसिंग सी। छठा था वेदोक्त बंदी बैन ऑन स्टडिंग वेदाज। और सातवां था शुद्धि बंदी बैन ऑन रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लोकतंत्र को किस रूप में परिभाषित किया था? तो लोकतंत्र को किस रूप में बी आर अम्बेडकर ने परिभाषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी। सरकार का वह रूप और तरीका जिसके द्वारा लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना खून खराबे के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अंबेडकर लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक ढांचा, चुनाव और संसद नहीं मानते थे, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शांतिपूर्ण साधन मानते थे। यदि लोकतंत्र समाज के शोषित वर्गों के जीवन में परिवर्तन लाने में विफल रहता है तो वह एक धोखा मात्र है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव पर आधारित है, जबकि नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। अमेरिका या फ्रांस में राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन नेहरू का धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है और जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसे हिंदू कोड बिल या ट्रिपल तलाक कर सकता है। अगला प्रश्न है, 1952 में राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत पचमढ़ी थीसिस का मुख्य विषय क्या था? तो पचमढ़ी थीसिस का मुख्य विषय क्या था? तो भारत के लिए नए समाजवाद के सैद्धांतिक आधार की रूपरेखा तैयार करना। क्या करना? तो भारत के लिए नए समाजवाद और सैद्धांतिक आधार की रूपरेखा तैयार करना। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में लोहिया ने एशियाई संदर्भ में एक स्वतंत्र समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने मार्क्सवाद, केंद्रीकृत अर्थशास्त्र और पूंजीवाद में असमानता दोनों को खारिज करते हुए छोटी मशीन की तकनीक और समानता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन में 1954 के बोध गया सम्मेलन का क्या महत्व है? तो बोध गया सम्मेलन का क्या महत्व है? तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने और जीवन दान की घोषणा की थी। किसमें? तो बोध गया सम्मेलन में। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। 1954 में जेपी ने सक्रिय दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स से नाता तोड़ लिया और खुद को पूरी तरह से सर्वोदय और भूदान आंदोलन के रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य की सत्ता और कानून समाज में नैतिक बदलाव नहीं ला सकते। हालांकि 1974 में वे संपूर्ण क्रांति यानी कि समग्र क्रांति टोटल रेवोल्यूशन के साथ फिर से राजनीति में लौटे। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में स्वदेशी और विकेंद्रीकरण के आर्थिक मॉडल का समर्थन क्यों किया गया है? तो स्वदेशी और विकेंद्रीकरण के आर्थिक मॉडल का समर्थन क्यों किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण और केंद्रीकरण मनुष्य को केवल एक मशीन का पुर्जा बना देती है, पूंजी का एकाधिकार करते हैं और बेरोजगारी बढ़ाते हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपाध्याय जी पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल, जहां कुछ पूंजीपतियों के पास सारी संपत्ति होती है,
और मार्क्सवादी या राज्य समाजवादी मॉडल, जहां सारा नियंत्रण राज्य की नौकरशाही के पास होता है, दोनों के विरोधी थे। उनका मानना था कि छोटे स्तर के कुटीर उद्योग ही हर हाथ को काम यानी रोजगार और मनुष्य की गरिमा सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के ज्ञान और विज्ञान को 4 शाखाओं में बांटा गया है। आन्वीक्षिकी का क्या अर्थ है? तो आन्वीक्षिकी का अर्थ है दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र। क्या है? तो दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य ने 4 विधाएं बताई हैं। पहला आन्वीक्षिकी, जिसमें से दर्शन या तर्क, जिसमें सांख्य, योग और लोकायत शामिल है। दूसरा है त्रयी, इसमें से तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो धर्म अधर्म बताते हैं। तीसरा है वार्ता, कृषि, पशुपालन और व्यापार, जो अर्थ अनर्थ बताते हैं। चौथा है दंड नीति, राज्य संचालन और न्याय का विधान, जो सुशासन सुनिश्चित करता है। आन्वीक्षिकी को सभी विद्याओं का प्रदीप यानी दीपक कहा गया है। अगला प्रश्न है, M.K. गांधी द्वारा अपने आश्रम वासियों और सत्याग्रहियों के लिए निर्धारित एकादश व्रत में निम्नलिखित में से कौन सा व्रत शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो मूर्ति पूजा जो शामिल नहीं था। बाकी बाद अस्त्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संचय नहीं करना और अस्वाद, स्वाद पर नियंत्रण, ये सभी शामिल है, बट मूर्ति पूजा जो है वह शामिल नहीं है। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। गांधी के 11 व्रत थे। कौन कौन? तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी और स्पर्श भावना। ये व्रत सत्याग्रही के नैतिक और आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण के लिए अनिवार्य थे। अगला प्रश्न है, V.R. अम्बेडकर ने 1951 में जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल यानी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया गया था? तो इस्तीफा जो था वह क्यों दे दिया गया था? तो हिंदू कोड बिल को संसद में पारित कराने में सरकार की ढुलमुल रवैये और रूढ़िवादियों के विरोध के कारण। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं को विवाह, तलाक, गोद लेने और पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था। जब कांग्रेस के भीतर और बाहर रूढ़िवादियों ने इसका भारी विरोध किया और नेहरू ने बिल को टाल दिया, तो अंबेडकर ने इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा मानते हुए निराश होकर इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, जहां पूरा विश्व एक घोंसले में मिल जाता है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यह संस्कृत श्लोक किस विचारक द्वारा स्थापित संस्था का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? यह रविंद्रनाथ टैगोर के स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। यह श्लोक यजुर्वेद से लिया गया है। टैगोर ने इसे 1921 में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती का आदर्श वाक्य बनाया। यह उनके सार्वभौमिक मानवतावाद को दर्शाता है, जहां पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियां बिना किसी राष्ट्रीय सीमा के एक साथ मिलजुल कर सीख सकती है। अगला प्रश्न है, M.N. रॉय ने राजनीतिक दर्शन में लोक समितियां का भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वे संगठित लोकतंत्र की आधारभूत इकाइयां
जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और जनता सीधे शासन में भाग लेती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। नव मानववाद में रॉय ने संसदीय लोकतंत्र को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें चुनाव के बाद जनता शक्तिहीन हो जाती है। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने लोक शक्तियों का ढांचा पेश किया। ये गांव और मोहल्ले के स्तर पर नागरिकों के समूह होंगे जो अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, उन्हें नियंत्रित करेंगे और यदि प्रतिनिधि काम न करे तो उसे वापस बुलाना होगा का अधिकार रखेंगे। अगला प्रश्न है 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया बिहार आंदोलन, जो बाद में समग्र क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन में बदल गया, उसका तात्कालिक और प्रारंभिक कारण क्या था? तो तात्कालिक और प्रारंभिक कारण था छात्रों द्वारा महंगाई बढ़ती, बेरोजगारी और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध। यह आंदोलन गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार के छात्रों और समाजवादी राष्ट्र संघ द्वारा महंगाई और भ्रष्टाचार अब्दुल गफूर की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। छात्रों के आग्रह पर जेपी ने इसका नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहेगा और यह केवल बिहार तक सीमित न रहकर राष्ट्रव्यापी होगा। आपातकाल तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1975 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद इकबाल के राजनीतिक चिंतन में आए बदलाव के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो उन्होंने अपनी शुरुआत एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में की थी, लेकिन बाद में वे पार राष्ट्रीय यानी पैन इस्लामिक विचार बन गए। अगला इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। 1904 में इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, जो भौगोलिक राष्ट्रवाद का प्रतीक था। लेकिन यूरोप 1905 से 8 के प्रवास के दौरान उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रवाद के विनाशकारी रूप को देखा। भारत लौटने के बाद उनकी सोच बदल गई और उन्होंने क्षेत्रीय सीमाओं को खारिज करते हुए इस्लामी उत्साह यानी कि वैश्विक मुस्लिम भाईचारे का समर्थन किया। अगला प्रश्न है हिंदूकरण करो राजनीति का और सैन्यकरण करो हिंदुओं का, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह वीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यह वीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। सावरकर ने यह नारा 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में दिया था। उनका मानना था कि हिंदुओं को अपनी राजनीतिक चेतना जागृत करनी चाहिए और शारीरिक सैन्य रूप से शक्तिशाली बनना चाहिए ताकि वे विदेशी ताकतों और आंतरिक विरोधियों से अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदुओं का ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित या प्रोत्साहित किया ताकि वे सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है राम मनोहर लोहिया की पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद के अनुसार भारतीय समाज के विश्लेषण के लिए मार्क्सवाद की क्या भूमिका है? तो मार्क्सवाद की भूमिका है, मार्क्सवाद केवल वर्ग के संदर्भ में सोचता है और भारतीय समाज की सबसे बड़ी वास्तविकता जाति की अनदेखी करता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लोहिया ने
यूरोपीय मार्क्सवाद की आलोचना की, क्योंकि यह वर्ग संघर्ष अमीर बनाम गरीब को सार्वभौमिकता मानता है। लोहिया ने तर्क दिया कि भारत में शोषण का मुख्य आधार जाति व्यवस्था है। जब तक जाति का विनाश नहीं होगा तब तक केवल आर्थिक समानता लाने से व्यक्ति में सच्चा सामंतवाद नहीं हो या समाजवाद नहीं आ सकता है। इसलिए भारतीय समाजवाद को जाति और वर्ग दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। अगला और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मुख्य राजनीतिक महत्व क्या है? इसका मुख्य राजनीतिक महत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रस्ताव ने उन मौलिक दर्शन और आदर्शों को निर्धारित किया जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बने, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी। इसके हम व्याख्या देखते हैं। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने संविधान सभा के मार्गदर्शक सिद्धांतों स्वतंत्रता, संप्रभु गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता की समानता को नष्ट किया। 22 जनवरी 1947 को सभी ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया और यही संशोधित होकर आज हमारे संविधान की उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिस भी ग्रुप में जुड़े होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में, वहां इसको शेयर कर सकते होंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए मात्र 149 में पूरे 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जिसमें से 10 टेस्ट आपको ऑनलाइन मोड में मिलेंगे और 10 टेस्ट जो है वो ऐप के अंदर ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट अलग से होगा और आंसर बुकलेट जो होगा वह अलग से होगा। किन्हीं को अगर लेना हो तो आप हमारे नंबर 82 71 11 36 45 पर कॉल कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ मात्र आपको 149 पर मिल जाएगा। और अगर ऐप से लेते हैं तो आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको 10 मॉक टेस्ट जो है वह आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।